हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से अपना जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बैलेंस शीट दे रखी है, कोई जीत करके कोई कंपनी थी और पूरी कंपनी में आपके पास जो भी कुछ डिटेल्स थे आपके सामने हैं और कुछ एडजस्टमेंट एक बार आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुडविल की वैल्यू दे रखी है। इन द कंपनी डूइंग द सेम बिजनेस एंड पेइंग a 20% डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर इज डबल टू इट्स पेड अप अमाउंट। ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है वो कंपनी का और प्लांट मशीनरी इतनी है, मार्केट वैल्यू इतना है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, फेयर वैल्यू ढूंढना है और फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। चलिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इजी है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग बुक वैल्यू निकालते हैं और बुक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नेट असेट निकालना है और नेट असेट्स के लिए गुडविल 37,500 अपने पास है। गुडविल, चलिए उसके बाद अपने पास प्लांट मशीन 80,000 है, इन्वेस्टमेंट 27,500। 80,000 प्लांट एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट 27,500 हो गया। कोई डाउट यहां पर? दिया था ना, क्या करना था? अब जो नहीं दिया था उस चीज को हम लोग यहां से उठाएंगे। जैसे प्लांट मशीन का तो नया वैल्यू दे दिया था, गुडविल का नया वैल्यू दे दिया था, इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू दे दिया था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज नॉट असेट्स, इट इज नॉट अ रियल असेट्स, इट इज अ फिक्टिशियस असेट्स। चलिए, तो यहां पर जो लैंड बिल्डिंग आपके पास दिख रही है 1,02,500, उस पर डेप्रिसिएशन फंड है, ये रहा लैंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड। तो अगर तुमको बुक वैल्यू लेनी है क्वेश्चन में, अगर लैंड बिल्डिंग का न्यू वैल्यू दे देते हैं नीचे एडजस्टमेंट में तो फिर वही ले लेते ना। लेकिन अगर तुमको न्यू वैल्यू नहीं दिया है तो तुम्हें बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इन दैट केस तुम्हारे पास ये वैल्यू जो है उसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे तो बुक वैल्यू मिल जाए। 1,02,500 में से 7,500 माइनस 95,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग चल बात करेंगे आगे का, जिसमें तुम्हारे पास स्टॉक है 1,20 डेटा से 90,000। $5,000 बैंक बैलेंस है और प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। चलो तो बस इतना ही था, तो टोटल कर सकते हैं। तो 4,65,000 कुछ आ रहा है आपका आंसर। चलो उसमें से लायबिलिटी अगर मैं लेस करूं तो लायबिलिटी कितनी है? तो देखो ये करंट लायबिलिटी हो गई और यहां पर ऐसी कोई लायबिलिटी है नहीं, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी में नहीं आता। ठीक है, ये लायबिलिटी में नहीं आता, डेप्रिसिएशन फंड थोड़ी लायबिलिटी में आता है। तो लायबिलिटी में जो जो आता है वो आप लेस कर सकते हो। जैसे 27,000 का क्रेडिटर्स, 15,000 का बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,500। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस, वही है ना। हाँ, 27,500, 15,000 और 7,500। 27,500, 15,000 और 7,500। 27,500, 15,000 और 7,500, दैट मीन्स के 4,15,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, 4,15,000 तुम्हारा आएगा, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं था। यहाँ पर जितने भी है वो सब इक्विटी 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 में ही है, नो प्रेफरेंस। तो अगर प्रेफरेंस शेयर के मुझे नंबर्स निकालने हैं तो निकाल सकता हूं बिल्कुल। 10 रुपए का फुल्ली पेड है तो तुम डिवाइड करो तो 15,000 आ रहा। कैसे? अब ये भी मेरे को समझाना पड़ता है ना। चलो देखो, ये आपकी अमाउंट है, ये 10 रुपए का शेयर है, डिवाइड किया आंसर 15,000। ये आपकी अमाउंट है, 8 रुपए पे किए तो 8 रुपए के हिसाब से डिवाइड करो, कितना? 7,500। 45,000 डिवाइड बाई 6 और 7,500। सही है, सबका टोटल करूं ना तो 30,000 आना। मतलब देखो, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया और इसको डिवाइड किया, ये फुल्ली पेड अप था, मतलब 10 से डिवाइड हो जाए, सिंपल। चलिए, तो यहां पर कॉल इन एरियाज, मतलब तुम्हारे पास कुछ शेयर ऐसे थे जिसके पैसे बाकी थे, जैसे ये 7,500, ये 7,500, उसमें 8 रुपए और 6 रुपए आया था, तो 2 रुपए और 4 रुपए बाकी था। तो यहां पर 7,500 पे 2 रुपए बाकी था और 7,500 पे 4 रुपए बाकी था, बी शेयर में और सी शेयर में। 15,000 और 30,000, 4,15,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, 4,15 प्लस 15 प्लस 30 कितना आ गया? 4,60,000। ओके, और ये जो आया उसमें से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका वैल्यू है नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 4,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो ये इक्विटी शेयर के नंबर तुम्हारे पास यहाँ पर 30,000 आ गए सबको मिला के। अब मैंने सबको क्यों मिला दिया, कोई बताएगा मेरे को? यस, एग्जैक्टली, ये सारे जो नंबर्स थे, जो तुम्हारे शेयर की ओरिजिनल वैल्यू जो 10 रुपए थे वो सेम है, तो आप सभी शेयर के टोटल्स कर लो और उसी टोटल से डिवाइड कर लो। अगर ये सब अलग अलग होते तो मैंने आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन करवाया जहां पर अगर ये सभी वैल्यू अलग अलग होती है तो कैसे करना है, उसके लिए तुमको मेरे रेगुलर लेक्चर में जाना है और ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करना है। मैंने करवाया हुआ है, एक या दो से ज्यादा करवाया, ऐसा नहीं एक ही करवाया, 2-3 करवाया। तो यहां पर 30,000 डिवाइड होगा, 4,60,000 डिवाइड बाई 30, तो तुम्हारे पास 15.33, क्योंकि ये आपके 30,000 थे ना, और 15.33 एक शेयर का वैल्यू, और उसमें ए शेयर का वैल्यू, बी शेयर का वैल्यू और उसमें सी शेयर का वैल्यू। इसका 15.33 ही रहेगा, इसका 15.33 में से इसका जितना पैसा बाकी था वो माइनस कर दो, 13.33। इसका 15.33 में से 4 रुपए बाकी था तो 4 रुपए माइनस कर दो, 11.33। जितना बाकी है ना, देखो यहां पर 8 रुपए आया था, 2 बाकी है, यहां पर 6 रुपए आया था, 4 बाकी है, तो जितना बाकी है वो बाद में वापस माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये आपका था कौन सा? इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू। अब मैं निकालूंगा मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट।
है क्या सर? हाँ है, यहां पर मैंने पढ़ा था, ये रहा सर। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 76,500। 76,500 इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट। क्या मुझे इसमें से कुछ माइनस करना है? नहीं, क्वेश्चन में ना तो प्रॉफिट ऐसा बोला है कि बिफोर टैक्स है, तो टैक्स माइनस नहीं करना है। क्वेश्चन में ना तो आपको प्रेफरेंस शेयर दिया है, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस नहीं करना, दिया ही नहीं है तो क्या माइनस करना, जो है वो वही है बस। अब यहां पर मुझे रेट ऑफ डिविडेंड निकालना, और रेट ऑफ डिविडेंड में कैसे होता है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट कितना? एवरेज प्रॉफिट कितना? 76,500। पेड अप कैपिटल कितना है बेटा? पेड अप कैपिटल यहां से मिलेगा, ये सारे पेड अप कैपिटल में आते, 1,50,000, 60,000 और 45,000, 2,55,000। मतलब 2,55,000 इज पेड अप कैपिटल इंटू 100। चलो 30%। मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आएगा। क्या क्वेश्चन में रेट ऑफ डिविडेंड है? यस सर 30 हमने ऊपर निकाला ना जरा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखो कैसे निकाला, देखो देखो यहां पर देखो, देखो कंपनी डूइंग द सेम बिजनेस एंड पेइंग 20% डिविडेंड। मतलब हमारे जैसे कंपनी है वो 20% रिटर्न देती है, ठीक है। एक्सपेक्ट रिटर्न कैसे आता है कि हमारी जैसी एक कंपनी है वो 20% डिविडेंड देती है, तो हमें भी तो यार 20% देना चाहिए, नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर इज डबल टू इट्स पेड अप अमाउंट। उसकी जो मार्केट प्राइस है वो हमारे पेड अप अमाउंट से डबल है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये जो अमाउंट है ना वो भी डबल होगी। तो आपका ये जो 20% है ना उसको आप आधा कर दो, तो 10% इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, या तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात समझो, मैं आपको बताता हूं। मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब मेरे जैसा कोई और बिजनेस कर रहा है, अगर वो 10% कमाता है अपने बिजनेस में, वो 10% कमाता है, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन 10% तो होनी चाहिए। बस एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ही यहां पर लगाना है कि हमारे जैसे सिमिलर कंपनी की जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो है 20%, जो पेड अप वैल्यू से डबल है उसका मार्केट वैल्यू। उसका मार्केट वैल्यू पेड अप वैल्यू से डबल है उस कंपनी का, मतलब वो कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%। समझे कि नहीं बात को? तो बस यहां पर भी वही बात है, वो कंपनी अगर 20% डिविडेंड दे रही है, उसका जो पेड अप वैल्यू है उससे उसका मार्केट वैल्यू डबल है, तो सिंपल सी बात है 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा उस कंपनी का भी और हमारा भी, ठीक है। तो यहां पर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और मल्टीप्लाई करें पेड अप वैल्यू कितनी, पेड अप वैल्यू अपनी अपनी क्वेश्चन की। तो सर हमारे क्वेश्चन की पेड अप वैल्यू तो है ना 3 है। ओके सर 3 है, 3 1 2 3, तो सबके अलग अलग निकालो, कोई बात नहीं, मजा आएगा। तो यहां पर 10 मल्टीप्लाई करें तो ए शेयर का वैल्यू मिलेगा, बी शेयर का वैल्यू मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करो 8 से, सी शेयर का भी वैल्यू मिल जाएगा यहां पर 6 से मल्टीप्लाई। चलो तो मल्टीप्लाई करके सब खत्म करें, 30 आ जाएगा।
ये 24 आ जाएगा, हाँ बराबर है, और ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, मेरी बात समझना। अगर मैं 10% की एक्सपेक्टेशन रखता हूं मेरी कंपनी में, और मेरी कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड है 30%, इसका मतलब अगर मैं इसको कट करूं ना तो आंसर इज 3, अगर मैं इसको कट करूं ना तो आंसर इज 3। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो मेरी पेड अप वैल्यू का कितना गुना है, 3 गुना है। बात भेजे में गई कि नहीं? आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आता है, मतलब मेरी कंपनी का जो पेड अप वैल्यू है ये रहा, उससे 3 गुना मेरा मार्केट वैल्यू होना चाहिए, तो है देखो। और ऐसा सेम चीज ये लोग बोल रहे कि किसी दूसरी कंपनी थी ना, उसका ये जो डिविडेंड था ना वो 20% था, वो 20% था, और उसका जो आंसर आ रहा था वो 2 आ रहा था, मतलब डबल आ रहा था। डबल मतलब समझ रहे हो ना, उसका आंसर जो था वो उसकी पेड अप वैल्यू से डबल आ रहा था मार्केट वैल्यू। तो सीधी बात है, यहां पर 10 होगा ना तभी तो जाके कैंसिल करके डबल आ रहा होगा उसी कंपनी का। तो ये 10% जो है ना वो ऐसे निकलता है कि मार्केट वैल्यू हमें जो चाहिए उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? अगर मेरे जैसा दूसरा कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, अगर वो 10% कमा रहा है तो मैं भी एक्सपेक्टेशन 10 का तो रखूंगा ना। या तो समझो मैं अगर 10% कमा रहा हूं तो मेरे जैसा दूसरे कोई बिजनेस है वो ये सोचेंगे कि यार निकुंज सर 10% कमा रहे हैं तो मैं भी तो 10% कमाऊं। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड वो यहीं से आता। तो यहां पर वही बात बोली थी कि दूसरी कंपनी का ये जो रेशियो था ना, ये जो रेशियो वो डबल था, 2 था, हमारी कंपनी का रेशियो 3 आया। ठीक है, चल फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए? इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 2। अब ये ए शेयर, बी शेयर और सी शेयर, देखो ए शेयर का यहां से उठाएंगे और ये अमाउंट यहां से 15.33 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, इधर से 13.33 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, 11.33 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, 22.67, अठारह पॉइंट सड़सठ, और ये 14.67। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग पेज पे सब कैलकुलेशन करना है, ऐसे मतलब मेरी जैसा काम मत करना, ठीक है? पूरा एक पेज पे छाप के आ जाओ। ओके, चलिए बाकी सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।